हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज की हमारी क्लास है डेटा सफिशिएंसी पे। तो इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देख लेंगे और फटाफट उसको सॉल्व करेंगे। डेटा सफिशिएंसी में आपको सिर्फ समझना है कि आपको डेटा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। सॉल्व करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम मत वेस्ट करिएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस या कुछ स्टेटमेंट्स को आपको सिर्फ कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करेंगे उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो चीज़ आप यूज़ करके इसके क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और जो वेबसाइट की लिंक है वहाँ पे विजिट करके आप जो पीडीएफ्स वगैरह हैं डेटा स्टडी मटेरियल उसको आप डाउनलोड कर सकते। तो चलिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज। आपको क्या कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ के का रेशियो निकालना है आपको कॉलेज में। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए था? किसी भी तरह से आपको गर्ल्स का नंबर पता होना चाहिए या फिर बॉयज़ का नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स या फिर नंबर ऑफ बॉयज़। अब वो आपको किस फॉर्म में दिया रहेगा वो आपको समझना है। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है देखिए, देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज आउट ऑफ विच 40% आर गर्ल्स। तो अगर 2000 में से 40% गर्ल्स है तो आप गर्ल्स का नंबर निकाल सकते हैं। निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ रहे हैं, निकाल सकते हैं ना। यानी 2000 इंटू 40/100 ये गर्ल्स का नंबर हो गया। गर्ल्स का नंबर अगर ये हो गया 40 हो गया तो 60% जो है वो क्या है, वो गर्ल्स हैं, सॉरी बॉयज़ हैं। अगर 40% गर्ल्स हैं तो 60% क्या होगा, बॉयज़ होगा। तो यहाँ पे 2000 इंटू 60/100। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ज़रूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट आप ये जो परसेंटेज दे दिया है ना गर्ल्स का कि गर्ल्स कितनी परसेंटेज थी, तो ये 40/60 ही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2/3। ये रेशियो है 2:3 का गर्ल्स इज टू बॉयज़ का। ठीक है, तो पहली वाली स्टेटमेंट से तो निकल सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, गर्ल्स का परसेंटेज दिया है, यानी कि आपको सारी डेटा इसमें अवेलेबल है, आपका नंबर निकलेगा। नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम निकालेंगे नहीं, हम बस समझ गए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द लास्ट ईयर वॉज 5:5। ठीक है, कह रहा है पिछले साल 5:5 था रेशियो था, तो इस साल का क्या? इस साल के बारे में आपको क्या बताया है? कुछ नहीं बताया ना। तो पिछले साल जो भी था, कोई लड़की आई कोई गई, कोई लड़के नए आ गए, लड़के नए चले गए, पुराने चले गए, तो इसमें अभी के नंबर पे इसका तो कोई इफेक्ट है नहीं। तो लास्ट ईयर चाहे कोई भी रेशियो, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उससे हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, सिर्फ पहले वाले से दे सकते हैं। अब ऑप्शन समझते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए, द स्टेटमेंट इज अलोन, स्टेटमेंट ए इज alone is sufficient to answer the question, but the statement B alone is not sufficient। पहले वाले देखिए, पहला वाला जो है इससे हमने आंसर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, तो ये सफिशिएंट है। दूसरे वाले से आंसर नहीं निकल रहा तो ये सफिशिएंट नहीं है। तो हमारा पहला वाला हो जाएगा ऑप्शन सही, क्योंकि दूसरे वाले में दिया है कि स्टेटमेंट बी अलोन इज सफिशिएंट बट द स्टेटमेंट ए अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इसमें क्या कह रहा है, बी सफिशिएंट है, ए सफिशिएंट नहीं है, तो ये तो गलत है। फिर सी में कह रहा है बोथ ए एंड बी आर नीडेड टुगेदर, दोनों ए और बी मिला के भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा सिर्फ ए से ही आंसर निकल आ रहा है। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आपको बिना सॉल्व के भी आधे से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, बल्कि सारे ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहित इन इंग्लिश इन हिज इंग्लिश इन क्लास 10 फाइनल एग्जाम्स। आपको क्या फाइंड करना है? इंग्लिश का मार्क्स फाइनल एग्जाम में फाइंड करना है रोहित का। अब देखिए, रोहित स्कोर्ड 42 मार्क्स इन केमिस्ट्री विच वॉज 50% ऑफ द मार्क्स ही गॉट इन हिंदी विच इज़ ट्वाइस एज मच एज ही ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश। यानी अब देखिए यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का मार्क्स पता है और इस मार्क्स का रिलेशन इनडायरेक्टली इंग्लिश के साथ है। ठीक है, मतलब अगर केमिस्ट्री में इसको 42 मिला है तो ये हिंदी का 50% है, यानी हिंदी का क्या हो गया, 50% ऑफ द मार्क्स ही गॉट इन हिंदी।
हिंदी में कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो गया, इसका मतलब क्या है 84 मार्क्स हो गए हिंदी, विच इज ट्वाइस एज मच एज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में जो ऑब्टेन हुआ है उसका दुगना है हिंदी, यानी इंग्लिश में भी कितने मार्क्स हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो ये तो समझ में ही आ गया कि आपको इस मार्क्स का और इस परसेंटेज का रिलेशन दे दिया है, यानी कि आराम से इसका हमारा आंसर निकल सकता है। तो पहला वाला तो सफिशिएंट है, ये हमें पता चल गया। अब दूसरे वाले को देखेंगे। रोहित्स मार्क्स इन इंग्लिश वर 17% ऑफ द टोटल मार्क्स ही गॉट इन द सब्जेक्ट। मतलब टोटल मार्क्स का 17%। तो टोटल मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स तो दे नहीं रखा है इसमें, तो हम कैसे निकालेंगे मार्क्स इंग्लिश का, यानी कि सेकंड वाला सफिशिएंट नहीं है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डेटा गिवन इन द स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, वेयर एज डेटा गिवन इन सेकेंड स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट। यहाँ नोट सफिशिएंट लिखा है, नोट नहीं, नॉट। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट अकेले में ही सफिशिएंट है, दूसरे की हमें ज़रूरत नहीं है, उसका कोई हेल्प नहीं है, और वो अकेले इनसफिशिएंट है। अकेले अगर आप 2 को यूज़ करेंगे तो भी आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। What is the fourth consecutive even numbers in the series of even real numbers? आपसे क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि चौथा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार वाले नंबर। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोल दिया तो जैसे 5 से अगर हम शुरू करते हैं तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार, ठीक है। अगर हमसे बोला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर हम शुरुआत 5 से कर रहे हैं तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड मतलब 5 के बाद तुरंत अगला कौन सा आएगा ऑड नंबर, 7, फिर आ जाएगा 9, 11, 13, फिर आ जाएगा 15, इस तरह से करके नंबर, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। उसी तरह कॉन्जिक्यूटिव क्या हो सकते हैं, इवन नंबर्स हो सकते हैं। अगर हम मान लीजिए 8 से शुरू करें, शुरू आप 2 से भी कर सकते हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 8, 10, 12, 14, 16 ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो आपसे क्या कह रहा है, आपको चौथा कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे अगर हम शुरू कर रहे हैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा नंबर आपको फाइंड करना है। तो चौथा नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको पहला नंबर पता हो तो आप आराम से चौथा फाइंड कर सकते हैं, या आपको बता दें कि तीसरा है और ये इवन नंबर की सीरीज है, यानी कि ऐसी कोई सीरीज होगी सारे नंबर्स जो है उसमें इवन है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन अब हमसे कह दे रहा है कि इवन नंबर की सीरीज है, तो अगर हम पहला नंबर x मानते हैं तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। अगर पहला नंबर 4 है तो 4 में जब 2 प्लस करेंगे तभी तो 6 आएगा ना अगला इवन नंबर, ठीक है। तो हमने मान लिया कि x कोई एक इवन नंबर है, ठीक है। तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसका क्या हो जाएगा, x+2। फिर तीसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x+4। x+4 कैसे आया, x+2 में 2 प्लस कर दिया ना, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और फिर चौथा नंबर क्या आ जाएगा, x+6, इसमें और 2 प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास चारों नंबर आ गए। अब यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू पता चल जाए किसी भी तरह से, अगर x आपको पता चल जाए तो आप ये वाला आपको निकालना, तो ये फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, तो आप ये x+6 निकाल सकते हैं ना अगर x पता चल जाए। तो आपको दे क्या रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 34, यानी x+2 इसका सम क्या है 34। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकल सकती है ना, चाहे कुछ भी निकले, ठीक है। निकल रही है यहाँ पे 16, लेकिन कोई भी नंबर निकले हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मेरा x का वैल्यू निकल सकता है, ये हमें दिख रहा है, बस हमें पता है कि ये वाला हमारे लिए सफिशिएंट है। अब आपसे कह रहा है कि लास्ट 2 नंबर्स का सम दे रखा है, यानी कि x+4 और x+6 इनका सम दे रखा है आपको 42। तो इससे भी तो x की वैल्यू निकल सकती है, सॉल्व भी तो करना है इसको। अगर अब हम इसको सॉल्व भी करके देखें, ये वाला इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं तो 2x+2 इज इक्वल टू 34, यानी 2x इज इक्वल टू 16 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 32 है, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू 16। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 2x + 10 इज इक्वल टू 42,
तो 2x इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू आ गया मेरा 16, दोनों से ही निकल जाएगा। लेकिन अब हम इतना सॉल्व क्यों करेंगे जब हमें इक्वेशन से ही पता चल गया। एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो पहले दो क्या होंगे, x और x प्लस 2 इक्वल्स टू 34, यानी ये तो निकल सकता है, पहला वाला सफिशिएंट है। लास्ट दो का क्या कह रहा है, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी x निकल सकता है, यानी ये भी सफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, सी, डेटा इन ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट। दोनों अकेले अकेले बता सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि इनमें से एक स्टेटमेंट में जितना कुछ दिया है वो सफिशिएंट है निकालने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देख लेंगे, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। अब बोट जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बोट अगर है हमारे पास, ठीक है, एक तो ये बोट के चलने की स्पीड है, ठीक है, इसको हमने मान लिया x। अब नदी भी तो बहती है ना, मान लीजिए कि हमारी नदी जो है वो ऐसे ऐसे बह बह के जा रही है, तो अब बह रही है तो नदी की भी तो कोई स्पीड होगी, उसकी स्पीड को मान लिया y। तो ये जो नदी की स्पीड है इसी को हम कहते हैं स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नदी का बहाव। तो आपसे नदी का स्पीड पूछ रहा है कि नदी किस तरह से चल रही है। पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, देखिए, द रेशियो ऑफ स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 2:3। अब अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बोट की स्ट्रीम प्लस इसकी नदी की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड। अब आपसे दोनों का अब रेशियो दे रखा है, यानी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2:3। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे वेरिएबल मेरे दो हैं, इक्वेशन मेरी एक बन रही है, तो दो वेरिएबल कभी भी एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, दो इक्वेशन हमें चाहिए होंगे तभी हम सॉल्व करेंगे, यानी पहला वाला तो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मान लीजिए कि अपस्ट्रीम जो है 2x है और डाउनस्ट्रीम जो है वो 3x है, यही रेशियो दे रखा है। अब जब तक x नहीं पता चलेगा तो आप कैसे निकालोगे स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, ये ना आपको अपस्ट्रीम की स्पीड पता है ना डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है, तो स्ट्रीम की स्पीड तो निकलने से रही, यानी कि पहला तो सफिशिएंट नहीं है। दूसरा देखते हैं, अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम बाय 2 hours in 2 hours बाय अ मैन इज मोर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डाउनस्ट्रीम इन 1 hour बाय 4 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी स्पीड है, ये तो मेरा स्टेटमेंट 1 से हमें ये चीज़ मिल रही है। अब स्टेटमेंट 2 से हमें क्या चीज़ मिल रही है, देखिए अपस्ट्रीम जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अब हमारा अपस्ट्रीम गया तो अपस्ट्रीम का हमारा स्पीड क्या है, x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, कितनी देर के लिए किया, 2 hours के लिए किया, तो ये आ जाएगा 2 × 2, तो ये डिस्टेंस आ गया अपस्ट्रीम वाला, माइनस क्योंकि अपस्ट्रीम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है 2 घंटे में, x प्लस वाई यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड इंटू डाउनस्ट्रीम का टाइम, डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है 1 hour। ठीक है, ये डिस्टेंसेस निकाला है हमने, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, वही किया है हमने। अब इसका डिफरेंस क्या बता रहा है, 4 किलोमीटर का बता रहा है। अब अगर आप देखें तो इसमें भी हमारा 2 वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन है, ये सेकेंड वाले में। अब 2 वेरिएबल है, 2 अननोन चीजें हैं, एक हम कैसे निकाल देंगे उसमें से। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे एक मतलब ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो पहला इक्वेशन x और y वाला हमारा इस वाले स्टेटमेंट से आ जा रहा है, दूसरा x और y वाला कहाँ से आ जा रहा है, इस वाले से आ जा रहा है, यानी 2 इक्वेशंस हमें मिल गए 2 वेरिएबल्स के लिए। जब 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन मिल गए, यानी कि अगर हम इन दोनों का यूज़ करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है x का या y का जो भी वैल्यू है, दोनों वैल्यू निकल सकेगी। यानी कि आपको इन दोनों की ज़रूरत है, तब जाके आपका ये आंसर निकलेगा, ठीक है।
अब हम इसको सॉल्व करके क्यों देखें, हमें बस समझ में आ गया ना कि इन दोनों का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, तो फालतू के कैलकुलेशन में जाके क्यों फंसना है। ठीक है, डेटा गिवन इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो हमें दोनों के डेटा की ज़रूरत है, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। बस बता दिया हमने इसमें क्या सफिशियंसी है, क्या सफिशियंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे दे रखी है, यानी नदी जिस तरह से बह रही है उसकी स्पीड हमें दे रखी है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम बैक्स अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 175 मिनट्स। अब इसमें आपको कह क्या रहा है कि स्ट्रीम की स्पीड आपको दे रखी है, ठीक है, 3 किलोमीटर। अब आपसे कह रहे हैं 30 किलोमीटर वो आगे गया और फिर 30 किलोमीटर वापस आया अपनी जगह से, यहां से शुरू किया, गया और फिर वापस आया। ठीक है, तो जाने में अब देखिए, अगर हम इसकी अप स्ट्रीम की स्पीड को मान लें, यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, तो अगर बोट की स्पीड मेरी x है, उसमें से अगर हम माइनस करें अप स्ट्रीम की स्पीड, सॉरी स्ट्रीम की स्पीड, तो अप स्ट्रीम की स्पीड निकल आएगी। ठीक है, उसी तरह डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, अब हमारे पास देखिए स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम है। तो अब हमारे पास वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है ना, हम टाइम तो निकाल सकते हैं ना इन दोनों का। अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, 30/x-3 प्लस ये टाइम निकला है। ठीक है, ये क्या है, ये टाइम है। उसी तरह दूसरा टाइम क्या हो जाएगा, 30/x+3 इज इक्वल टू 175 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो ये आ जाएगा अपॉन 60। तो एक ही वेरिएबल है हमारा, हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो x ही तो पूछ रहा है ना, द स्पीड ऑफ द बोट ही पूछ रहा है ना इन स्टिल वाटर, तो वो तो x ही माना है हमने, तो x की वैल्यू तो निकल जाएगी, बस हमारा काम हो गया। ये देखते समझना था, ये तो इतना लिखना पढ़ना भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए, अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 20 मिनट्स। कह रहा है कुछ डिस्टेंस जो है वो 20 मिनट में वो ट्रैवल कर ले रहा है। ही ऑब्जर्व दैट ही क्रॉस्ड 8 बस स्टॉप्स। उसने कितने बस स्टॉप्स क्रॉस किए, उसने 8 बस स्टॉप क्रॉस किए। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बस स्टॉप्स आर 1000 मीटर। ठीक है, 2 बस स्टॉप के बीच की डिस्टेंस 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड आपको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए ना। तो उसने 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपको दे रखा है क्या, क्वेश्चन को बस देख कितना समझिए। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये बस स्टॉप ए है, ये बस स्टॉप बी है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, 1000 मीटर है। तो अगर आप ये दोनों बस स्टॉप क्रॉस करते हैं यहाँ से शुरू करके, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, 1000 मीटर कवर किया ना। तो यहाँ पे जो 8 बस स्टॉप आप क्रॉस कर रहे हैं, तो डिस्टेंस आप कितना कवर करेंगे, 7000 मीटर करेंगे, 8000 नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक बढ़ा देते हैं, 1 2 3। देखिए, अगर आप 3 बस स्टॉप्स क्रॉस करेंगे तो आप डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर और यहाँ पे 1 किलोमीटर, यानी टोटल तो 2 किलोमीटर ही कर रहे हैं ना। 3 बस स्टॉप 2 किलोमीटर, तो उसी तरह 8 बस स्टॉप 7 किलोमीटर, यानी कि 7000 मीटर। तो आपको ये बता दे रहा है कि 20 मिनट में उसने 7000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया, तो स्पीड नहीं निकल आएगी। ठीक है, और एक चीज आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि जितना टाइम दिया है उसी का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस किसी और टाइम का दे दिया हो, 20 मिनट का ही डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 7000 मीटर, या फिर निकालने का कोई उसमें छुपा तरीका दे रखा हो तो ही ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मिनट में उसने 7000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो आप इसको आर में कन्वर्ट करके और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके स्पीड नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आराम से निकाल सकते हैं, तो काहे को सॉल्व करना। देन द स्पीड एट विच द कार इज ट्रैवलिंग, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दोनों सफिशिएंट है अलोन अपना आंसर देने के लिए। ठीक है, होपफुली आपको ये
समझ आया होगा। थोड़ा सा टाइम बचाइएगा, कॉमन सेंस लगा के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। एग्ज़ाम का स्ट्रेस मत लीजिए। कभी भी आपको पैनिक फील होता है या डर लगता है तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ लगे ना, कभी कभी दिमाग में अगर थॉट्स आते हैं तो खूब सारा पानी पीजिए। और ये साइंटिफिकली बोला गया है कि अगर आप पानी पीते हैं तो आपका जो दिमाग है थोड़ा काम होता है, थोड़ा एंग्जाइटी कम होती है। रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिए। बहुत बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, अब कुछ हज़ार सीट के लिए कुछ लाख बच्चे एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सबको तो नहीं मिल सकता ना जॉब। तो आप अपने आप को कम मत समझिए, ठीक है। हर कोई दिमाग सबका तेज़ है, सब लोग मिल के जम के काम कर रहे हैं, लेकिन बस जिसका लक है वो उस दिन उसका दिन अच्छा है वो हो जाएगा। उसमें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत करिए, कहीं ना कोई रास्ता ज़रूर खुल जाएगा। एग्ज़ाम्स के लिए आपके ऑल द बेस्ट।